मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में मित्रों हम नए एक्टों के संबंध में कुछ जानकारी संक्षिप्त एवं सही देना चाहते हैं। मित्रों, विधिक सेगमेंट में जैसा कि आपको विदित होगा, आज ही लेटेस्ट न्यूज में एक खबर आई है। माननीय हाईकोर्ट द्वारा व्यवस्था दी गई है कि लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की सहमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यदि विधि व्यवस्था दी गई है, इसमें एक अकाउंटेंट के संबंध में ये निर्णय दिया गया है कि उसमें कुछ गबन का दोषी पाया गया था, जिसके संबंध में ये स्वीकृत किया जाना चाहिए था कि न्याय विभाजन स्वीकृति नहीं हुई और मुकदमा उसका जो है ऐसे चलाया गया है और इससे जो है मुकदमे का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये मित्रों माननीय हाईकोर्ट द्वारा व्यवस्था दी गई है कि कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी वाले मुकदमे के संदर्भ में अभियोजन स्वीकृति की और राज्य सरकार की सहमति की या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी उसकी है तो वो सीधे मुकदमे दर्ज पंजीकृत होकर के सीधे मुकदमे चलेगा और सीधे दंडात्मक कार्रवाई होगा, सीधे पनिश किया जाएगा। उसे किसी भी राज्य सरकार की किसी अन्य के द्वारा अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता उसमें नहीं है। सीधे मुकदमा चलाया जा करके सीधे FIR दर्ज करके सीधे लाइबल ठहरा करके उसे न्यायालय द्वारा सीधे दंडित किया जाएगा। ये मित्रों माननीय हाईकोर्ट के द्वारा अभी लेटेस्ट ये विधि व्यवस्था दी गई है। मित्रों, आज विधिक सेगमेंट में इसी क्रम में हम आपको लेटेस्ट अमेंडेड ये संशोधन करके जो भी आए हैं एक्ट, इनके संबंध में आपको बताना चाहते हैं। एक मित्रों 20 अधिनियम 1919 का है, पॉइजन एक्ट 1919 का ये है। ये 13 सितंबर 1919 का है। विषयों के आयात, कब्जे और विक्रयगत विनिमय करने वाली विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम में लाया गया है। ये 13 सितंबर 1919 को लाया गया है। विषयों के आयात, कब्जे व विक्रय विनिमित करने वाली विधि को समेकित और संशोधित करने का समाचीन है। अतः एतद् द्वारा निम्नलिखित विष के रूप में अधिनियमित किया जाता है। जैसे संक्षिप्त नाम विस्तार, इस अधिनियम को 20/1919 में कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। परंतु ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके किसी विष के विक्रयार्थ कब्जे को विक्रय विनियमित करने के राज्य सरकार की शक्ति, राज्य सरकार अपने प्रशासनिकी संपूर्ण राज्य क्षेत्र व उनके किसी भी भाग के भीतर किसी विनिर्दिष्ट विष को चाहे थोक या फुटकर विक्रयार्थ कब्जे व विक्रय को नियमित द्वारा विनियमित कर सकेगी। नंबर 2 में विशिष्टता या पूर्वगामी शक्ति को व्यापकता के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमन व निम्नलिखित कब्जे को बंद करेगा। नंबर 1 का में है किसी विशिष्ट विष को चाहे थोक व फुटकर बिक्री के लिए कब्जे में रखने के लिए, अनुज्ञप्तियों के लिए प्रभारित करने के लिए फीस यदि कोई हो तो नियत करेगा। उन व्यक्तियों को वर्ग जिसके द्वारा ऐसी कोई अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी। उन व्यक्तियों को वर्ग केवल ऐसा जिसके द्वारा विष विक्रित किया जा सकेगा। ऐसे किसी विष को अधिकतम मात्रा जितनी किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रित की जा सकेगी। ये उपबंध इसमें लागू किए गए हैं विष के संबंध में। ऐसे किसी विष के विक्रेताओं के रजिस्ट्रों में रखा जाना, ऐसे रजिस्ट्रारों में प्रविष्ट किए जाने की विशिष्टियाँ उनका निरीक्षण है। ऐसे विषों को सुरक्षित अभिरक्षा उन पात्रों, पैकेजों व अवशिष्टों के लेबल लगाना जिनमें ऐसा कोई विष विक्रित किया जाता है, विक्रयार्थ कब्जे में रखा जाता है। ऐसे किसी विक्रेता द्वारा विक्रयार्थ कब्जे में रखे गए ऐसे किसी विष को निरीक्षण और परीक्षण, ये शक्तियाँ दी गई हैं, इसमें उपबंधित किया गया है। ये प्रावधान के अंतर्गत 20 अधिनियम एक्ट लागू किया गया है और इसको राज्य सरकार की निगरानी में अगर कोई विक्रय करता है तो ये उपबंधों इन शर्तों के साथ विक्रय करेगा। अनुज्ञप्ति, बिना किसी विष को भारत आयात प्रतिबंध करने की शक्ति है। ये समझ ऐसा भी माना जाता है अगर कोई विष को आयात निर्यात करता है, ये भी जो प्रसिद्ध किया गया है, रोका गया है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के द्वारा इसको अधिकार नहीं दिया गया है। और कुछ क्षेत्रों में विष को कब्जे में विनियमित करने की शक्ति है और विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में अवधारणा है और ये विधि विरुद्ध आयात की शक्ति है ये। और तलाशी वारंट जारी करने के लिए शक्ति, अगर कोई आयात निर्यात करता है उसकी तलाशी लेकर के उसको वारंट जारी करने की शक्ति न्यायालय को है। और ये इसमें भी इसके नियम ये है मित्रों
इसमें नियम बनाने वाली अन्य शक्ति के अतिरिक्त राज्य सरकार को दायित्व दिया गया है, इसके नियम कानून बनाएगी। और इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की प्रत्येक शक्ति नियमों को प्रकाशन बनाए जाने की शर्त को अध्याधीन होगी। और इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार के राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए सब नियमों को शासकीय राजपत्र पर प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसे प्रकाशन इस संबंध में प्रभावी होंगे मानो के अधिनियम को मानित होंगे। इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने वाले प्रत्येक यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष सत्र कुछ 3 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा और यह अवधि एक सत्र अथवा 1-2 अनुक्रम सत्रों को पूरा कर सके उन द्वारा पूर्वक अनुक्रमित सत्रों को पूरी कर सकने के लिए बाध्य होगा। और ये व्यवृत्तियाँ हैं मित्रों, इसमें इस अधिनियम के अंदर तब्दील की गए अनुज्ञप्ति बनाए गए द्वारा किसी नियम की कोई बात को चिकित्सक या पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उस रूप से अपनी वृत्ति या प्रयोग सद्भावना पूर्वक की गई किसी बात को विस्तारित नहीं होगी और उसे हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसमें अंतर्दृष्टि इस प्रकार से दी गई है। तो इस प्रकार से ये विष के संबंध में ये एक्ट लागू किया गया है। इसके संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को राज्य सरकार को पावर दिया गया है कानून बनाने के संबंध में। अगर इसका कोई आयात निर्यात करता है और विक्रय करता है, इसके संबंध में राज्य सरकार को पूर्ण जिम्मेदारी बनती है और इस उपबंध के द्वारा कानून को बनाए गए कड़ाई से पालन करवाने के लिए लायबल है। अब मित्रों, इसी सेगमेंट में अगले क्रम में हम आपको बता रहे हैं बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891, द बैंकर ऑफ बुक्स एविडेंस एक्ट 1891, 1891 अधिनियम संख्या 18, 1 अक्टूबर 1891 का एक्ट है ये। तो बैंकर बहियों को संबंधित साक्ष्य विधि में संशोधन के लिए अधिनियमित किया गया है। बैंकर किस प्रकार से अपने खाता लेजर बही और बही खातों कैसे विस्तार करें, कैसे रखेंगे, ये अधिनियम बन चुका है 1891 में और ये लागू हो गया है। तो इसमें कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत 1966 के अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया है। निगम भी इसके अंतर्गत आएंगे, कंपनी भी इसके अंतर्गत आएंगे, बैंककारी करने वाली कोई भी कंपनी निकाय भी आएंगी और कोई भागीदारी व्यक्ति द्वारा बहियों को अधिनियम के उपबंध करने के लिए पश्चात उपबंधित किए गए विस्तारित करने होंगे। कोई भी डाकखाना, बचत, मनी ऑर्डर कार्यालय, ये सब उसके अंतर्गत आएंगे। और ये विधिक कार्रवाई के लिए भी जहाँ कोई कार्य जांच अप्रेत इसके साक्ष्य दिया जा सकता है, ये इसके अंतर्गत मध्यस्थता भी की जा सके। न्यायालय वह व्यक्ति जिसके व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके समक्ष विधिक कार्रवाई होती है और की जाती है न्यायाधीश से विचारण के संबंध में। तो इसमें मित्रों ये व्यवस्था दी गई है कि ये किस प्रकार से ये बैंक खाते अपने बही खाते रखेंगे, कौन कौन से ये किस तरीके से उसका लेखा जोखा रखा जाएगा, इसके संबंध में एक अपराधी की लाइबिलिटी इसकी ठहराई गई है। और प्रिंट आउट की शर्तें, कौन कौन से ऐसी प्रिंट आउट जो है ये किस ग्राहक को, जिस बैंक की अगर खाता धारक है उसको कौन कौन सी दी जाएंगी और किस तरीके से दी जाएंगी, प्रिंट आउट निकाल करके और लेखा जोखा का सही निर्णय और सही रख रखाव रखना जो है उसके अंतर्गत बैंक का दायित्व बनता है। ये बैंकर ये एक्ट बन चुका 1891 में लागू हुआ है। ये इस नियम के अंतर्गत बैंकें जो है अपना लेजर और अपनी व्यवस्था को रख रखाव सही ढंग से करती हैं, ग्राहकों के संचालन बैंक खातों का सही ढंग से और बही खाते में जो भी विधिक व्यवस्था के अनुरूप जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार बैंकें जो है अपना रख रखाव जो है बही खातों का करती हैं। इसमें प्रधान लेखपाल से लेकर के प्रबंधक, शाखा प्रबंधक, ये सब पूरे इसमें जिम्मेदार होते हैं। और इसमें ये सुनिश्चित करने वाली आंकड़ों का डाटा होता है और डाटा पुनः प्राप्त करने के लिए सुविधाएं होती हैं। हर रीति के अनुसार डाटा उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे डाटा भंडारण युक्तियों की पहचान का ढंग भी होता है और ऐसे भंडारण युक्तियों के भंडारण की अभिरक्षा में है और प्रणाली में गड़बड़ी के निवारण को पता लगाने के लिए भी ये उपाय उसमें दिए गए हैं। अधिनियम के उपबंधों को विस्तारित करने की शक्ति है और ये बैंकर बहियों की प्रविष्टियों के सबूत की रीति है। अगर जो बही खाती प्रविष्टियाँ हैं उनको सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 5 में मामला जिसके बैंक के अधिकारी बहियों को पेश करने के लिए विवश किया जा सकेगा। अगर कोई विवश नहीं किया जा सकेगा, कुछ ऐसे मामलों में है जैसे कि जिसमें नहीं डॉक्यूमेंट पेश किया जा सकता, उसमें किसी बैंक कर्मी को विवश नहीं किया जा सकता कि नहीं ये डॉक्यूमेंट न्यायालय में प्रस्तुत करे। बिना न्यायालय की अनुमति के बैंक कर्मी जो है अपने बही खाते लेजर को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। न्यायालय व न्यायाधीश के आदेश की बहियों का निरीक्षण न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये बही खातों का निरीक्षण सीधे कर सकते हैं। न्यायालय के आदेश से ही न्यायाधीश उक्त बही खाते बैंक के लेजरों का रख रखाव का किस तरीके से अगर कोई त्रुटि पाई जाती है उसका
और न्यायालय के आदेश होता है तो न्यायाधीश वगैरह मजिस्ट्रेट बहियों का निरीक्षण मौके पे समय समय पर जा कर के कर सकते हैं। ये व्यवस्था बैंक कार्य अधिनियम 1891 के अंदर व्यवस्था दी गई है। खर्च जो भी उसके अधिनियमित के अंदर खर्च आएंगे वो बैंक कर्मचारी जो बैंक की जो व्यवस्था है वही वहन करेगी। इस तरीके से ये व्यवस्था इसमें दी गई है। अब मित्रों इसी सेगमेंट में आगे हम जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ये 1969 का है। ये रजिस्ट्रेशन बर्थ एक्ट डेथ एक्ट 1969 ये सुसंगत इसमें प्रावधान किया गया है। ये भारत के बाहर नागरिकों के जन्म मृत्यु और रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। उस नियम के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा निमित्त बनाए गए महारजिस्ट्रार भारत के नागरिकों को भारत के बाहर जन्म मृत्यु विषयक ऐसी इतला रजिस्ट्रीकरण कराएगा जो उस नागरिकता अधिनियम 1955 से 57 के अधीन बनाए गए भारतीय कौटुंबिक कौंसुलेट कार्यालयों के ऐसे नागरिकों को रजिस्ट्रीकरण संबंध नियमों के अधीन प्राप्त हो और प्रत्येक नागरिक का रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से किया गया समझा जाएगा। ये भारत के बाहर जन्मे ऐसे बालक की दशा में जिसकी बाबत उपधारणा की जाए उपबंधित इतला प्राप्त न हुई हो, ऐसे बालक की माता पिता भारत के बसने की दृष्टि में भारत को वापस न आए हों, बालक के भारत पहुँचने की तारीख से 60 दिन के भीतर किसी भी समय बालक का जन्म अधिनियम के अधीन रीत रजिस्ट्रीकरण करा सकेंगे। उसके मानो बालक को जन्म और भारत में हुआ और 13 के उपबंध ऐसे बालक को जन्म पूर्वक 60 दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात लागू होंगे। ये 21 में है जन्म मृत्यु के संबंध में इतला प्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति है। ये रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति को ऐसे मौखिक लिखित रूप से आक्षेप कर सकेगा जिस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति निवास करता है उसमें जन्म मृत्यु संबंधी इतला दी जाए जो उसको व्यक्तियों को द्वारा अपेक्षा अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा। अगर कोई सूचना दी जाती तो रजिस्ट्रार के अंतर्गत रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और उसका रखरखाव किया जाएगा। निवेश देने की भी शक्ति है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार ऐसे निर्देश दे सकेगी जो अधिनियम के तदधीन बनाए गए किसी नियम के किए गए आदेश को बंधों के किसी उक्त राज्य के निष्पादन करने के लिए आवश्यक प्रतीक हो। यह निर्देश भी दे सकता है कि जन्म मृत्यु के संबंध में जो भी सूचनाएं हैं रजिस्ट्रार को अवगत कराएं और दर्ज अपनी प्रविष्टियाँ जो है जन्म मृत्यु संबंधी अपने परिवार की दर्ज करावें। धारा 8-9 में उपबंधों के अधीन ऐसी इतला देना जो उसका कर्तव्य और युक्त कारण के साथ बिना असफल भी रहेगा। जन्म मृत्यु किसी रजिस्टर पर लिखे जाने की प्रयोजन की कोई ऐसी इतला होना दिलवाएगी जिसके जनता के द्वारा विश्वास करता हो और विशिष्टियों की किसी के बारे में मिथ्या जानना और रजिस्टरकृत किए जाने के अपेक्षित होता है। और यह अपेक्षा कोई में रजिस्ट्रार का नाम वर्णन निवास स्थान लिखने अंगूठा चिन्ह लगाने से इनकार नहीं करेगा। अगर ऐसा इनकार करता है तो जुर्माने के रूप में 50 रुपये दंडनीय होगा है। तो ये व्यवस्था जो भी रजिस्ट्रार में है जन्म निवास स्थान जन्म अंगूठा के संबंध में जो भी उसमें प्रविष्टियाँ दर्ज होंगी रजिस्ट्रार के मुताबिक वो उसमें दर्ज करना पड़ेगा। अगर नहीं दर्ज करता है तो 50 रुपये का हर्जाना उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के अधीन होते किसी भी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की धारा 19 के उपधारा 1 के अपेक्षित विवरणियों को भरने की अपेक्षा से इनकार युक्त कारण के बिना नहीं करेगा जो जुर्माने से 50 रुपये तक दंडनीय होगा। कोई भी रजिस्ट्रार जो भी इसकी प्रविष्टियाँ होगी सम्यक रूप से उसमें रजिस्टर में दर्ज करेगा। कोई चिकित्सा व्यवसायी धारा 10 उपधारा के अधीन प्रमाण पत्र देने की अपेक्षा या उससे इनकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसे प्रमाण पत्र प्रदत्त करने की अपेक्षा या उससे इनकार करेगा जुर्माने से जो 50 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा। कोई भी चिकित्सक व्यवसायी जो है कोई प्रमाण पत्र देने से भी इनकार नहीं करेगा और ऐसा इनकार करता है उसके भी 50 रुपये जुर्माने से दंडनीय होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1898 5 क्लाज इस धारा के अंतर्गत अधीन अपराध के विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपता किया जाएगा। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1898 के अंदर से विचारण किया जाएगा। अपराधों के समन की शक्ति है। ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए विविध किसी भी कार्य मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम प्राधिकृत की गई है। उसके पश्चात किसी व्यक्ति जिसके अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध किया गया जिस पर अपराध करने की युक्त संदेश से उस अपराध को प्रशमन करने के लिए 50 रुपये से अनाधिकृत धनराशि प्रगृहित करेगा। ऐसे धनराशि न दे पाने के लिए व्यक्ति उन्मोचित कर दिया जाएगा। ऐसे अपराध के बाबत उसके विरुद्ध कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की जा सकेगी है। 25 अभियोजन के लिए मंजूरी। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध के लिए कोई अभियोजन द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण व किसी विशेष आदेश द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संशिष्ट नहीं किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से मित्रों नए अमेंडेड एक्ट के संशोधन के संबंध में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। इसी क्रम में मित्रों अगली कड़ी में हम विधिक सेगमेंट में और हम आपको रिलेटेड नई जानकारियाँ देते रहेंगे समय समय पर निःशुल्क, और ये जानकारी का भरपूर मित्रों लाभ उठाएं।
और ये इसके लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, और समय समय पर आपको बराबर ये जानकारी उपलब्ध होती रहेंगी। धन्यवाद मित्रों।